एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो लोग पहुंच गए हैं, भागो यहां से। मुल्ला नसीरुद्दीन चीखा। शारिक दौड़ता हुआ तहखाने के दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसका हाथ दीवार पर एक ऐसी जगह लगा जहां उस दरवाजे का मैकेनिज्म पोशीदा था और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थीं। दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ही फायरिंग की आवाजों में शिद्दत पैदा हो गई। शारिक अच्छी तरह जानता था कि तहखाने का रास्ता बंद हो जाने के बाद बाहर से किसी अजनबी के लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि तहखाने का रास्ता कहाँ है। वो मुड़कर इधर उधर देखने लगा। वो उस वक्त सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर था। नीचे गहरी तारीकी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसे अपने साथी भी नजर नहीं आ रहे थे। दफतन अपने चेहरे के करीब ही रोशनी का नुक्ता देखकर वो चौंक गया। वो खुफिया दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था जो टेडी पैसे से ज्यादा बड़ा नहीं था। शारिक ने उस नन्हे से सुराख से आंख लगा दी और दूसरे ही लम्हे कांप उठा। दो पुलिस वालों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दबोच रखा था। वो उसे कुछ पूछ रहे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन मुसलसल नफी में सर हिला रहा था। एक पुलिस वाले ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके पेट पर मारा। मुल्ला नसीरुद्दीन चीख उठा। पुलिस वाले ने फिर कुछ पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस मर्तबा भी इनकार में सर हिला दिया। पुलिस वाले ने एक बार फिर उसके पेट पर राइफल का बट मारा। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर चीख उठा। दूसरे पुलिस वाले ने मुल्ला नसीरुद्दीन को पुश्त से इस तरह जकड़ रखा था कि उसके बाजू पुलिस वाले की गिरफ्त में थे। सामने खड़ा हुआ पुलिस वाला मुल्ला नसीरुद्दीन के पेट पर राइफल के बट से वार करता रहा। हर जरब पर मुल्ला नसीरुद्दीन चीख उठता, लेकिन उसका सर इनकार ही में हिलता रहा। शारिक को यह समझने में देर न लगी कि पुलिस वाला उससे उन्हीं लोगों के बारे में दरियाफ्त कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ बताने से इनकार कर रहा था। पुलिस वाले ने राइफल का बट उसके चेहरे पर मारा। जरब रुखसार पर लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन चीख उठा। चेहरे की खाल फट गई थी और खून बह निकला था। दूसरी जरब उसकी पेशानी पर लगी। पेशानी से भी खून बह निकला। उसका चेहरा खून से तर हो रहा था। दाढ़ी के बाल भी खून में तर हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन पुश्त से दूसरे पुलिस वाले ने उसे जकड़ रखा था। राइफल बरदार पुलिस वाले ने आगे झुककर एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से कुछ दरियाफ्त किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब देने की बजाय उसके मुंह पर थूक दिया। पुलिस वाला एकदम भड़क उठा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मुल्ला नसीरुद्दीन बुरी तरह मचल रहा था। दूसरे पुलिस वाले के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन मुंह के बल गिरा था। इससे पहले कि वो संभल सकता, दोनों पुलिस वालों ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। दोनों पुलिस वाले 2 कदम पीछे हट गए। एक ने राइफल तान ली और दूसरे ही लम्हे वो कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। राइफल से निकलने वाली तमाम की तमाम गोलियां मुल्ला नसीरुद्दीन के जिस्म में पैवस्त हो गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन का जिस्म चलनी हो गया। खून की धारें उसके जिस्म से बह निकलीं। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। वो दोनों पुलिस वाले कमरे से निकल गए। शारिक चंद लम्हे सुराख से आंख लगाए मुल्ला नसीरुद्दीन की लाश को देखता रहा। फिर मुड़कर टटोलता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखते ही वो किसी से टकरा गया। उसने सहारे के लिए उसे पकड़ लिया। वो कोई औरत थी, लेकिन तारीकी में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो समीना थी, शापरी थी या उसकी मां थी। शारिक ने अपने से टकराने वाली औरत का बाजू थामते हुए सरगोशी की। समीना? जवाब में सरगोशी सुनाई दी। मैं शापरी हूँ। शारिक ने उसका बाजू छोड़ दिया और एक बार फिर समीना को पुकारा। शारिक को कदरे फासले से समीना की सरगोशी सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ। शारिक बोला, तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा। नौलक्खे, माचिस है तुम्हारे पास? जवाब में नौलक्खे की आवाज सुनाई दी। माचिस कल जेब में रखी तो थी, देखता हूँ। चंद सेकंड बाद ही एक शोला सा भड़का और वहां जर्द मध्यम सी रोशनी फैल गई। नौलक्खा चंद कदम आगे खड़ा था। शारिक उसके करीब पहुंच गया। नौलक्खे की उंगलियों में जलती हुई दिया सलाई दबी हुई थी, लेकिन शारिक फौरी तौर पर उस जगह को समझ न सका। दिया सलाई खत्म हो रही थी। शारिक ने नौलक्खे के हाथ से माचिस लेकर दूसरी दिया सलाई जलाई और उसकी रोशनी में इधर उधर देखने लगा। वो एक तंग सी सुरंग थी जिसकी छत तकरीबन 8 फुट ऊंची थी, लेकिन सुरंग ज्यादा कुशादा नहीं थी। 2 आदमी बमुश्किल पहलू ब पहलू चल सकते थे। उस सुरंग में सेलन की नमी थी। शारिक बोला, यह सुरंग बिल्कुल सीधी है। हमें आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। नौलक्खे, तुम आगे चलते रहो
और ये माचिस भी अपने पास रखो, लेकिन ज्यादा तीलियां मत जलाना। शारिक ने माचिस नौलखे को दे दी। नौलखे ने एक और तीली जलाकर हाथ ऊपर उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे समीना थी, फिर शापरी की माँ, शापरी और आखिर में शारिक। तभी शापरी की आवाज सुनाई दी, मेरे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं आए? ये सुनकर शारिक कांप उठा। शापरी ने जिस तरह यह सवाल किया था, उससे शारिक को यह समझने में देर न लगी कि उन लोगों ने बाहर की आवाजें नहीं सुनी थी, और अगर आवाजें सुनी भी थी तो इतनी मध्यम थी कि वो पहचान नहीं सके थे कि चीख की आवाज किसकी थी। शारिक ने मध्यम लहजे में कहा, तुम्हारे बाबा वो मलिक तूती के साथ दूसरी तरफ निकल गए थे, बाद में हमसे मिल जाएंगे। शापरी शायद मुतमईन हो गई थी, इसलिए उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया था। वो लोग आगे बढ़ते रहे। नौलखा थोड़ी थोड़ी देर के बाद माचिस की तीली जला लेता। वैसे भी रास्ता सीधा था और उन्हें चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। उन्होंने तकरीबन 200 गज का फासला तय कर लिया। मलिक तोती ने बताया था कि सुरंग हवेली के बाहर निकलती है, लेकिन शारिक को अंदाजा नहीं था कि अभी कितना और चलना पड़ेगा। वो लोग मोहतात अंदाज में आगे चलते रहे। दफतन सुरंग शापरी की माँ की चीख से गूंज उठी। शारिक चीखा, क्या हुआ? नौलखे माचिस जलाओ। उसी लम्हे धड़ की आवाज आई। शापरी की माँ जमीन पर गिर गई थी और मुसलसल चीख रही थी। उसने दोनों हाथों से अपनी टांग को पिंडली के करीब से पकड़ रखा था। शारिक उसके करीब बैठ गया। बोला, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? उसने नौलखे से माचिस ले ली और फिर दफतन वो उछल पड़ा। स्याह रंग का एक बिच्छू शापरी की माँ के पैर पर टखने के करीब बार बार डंक मारा था और वो चीख रही थी। शारिक एकदम उठकर खड़ा हो गया। उसने राइफल की नाल से बिच्छू को उसके पैर से हटाया। बिच्छू दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे शारिक ने उसे अपने जूते के नीचे मसल दिया। शापरी अपनी माँ के करीब बैठ गई थी। उसने दोनों हाथों से अपनी माँ को संभाल रखा था और वो बुरी तरह चीख रही थी। शारिक भी उसके करीब बैठ गया और दिया सिलाई की रोशनी में पैर को देखने लगा और दूसरे ही लम्हे उसे चौंक जाना पड़ा। बिच्छू ने कई जगह पर डंक मारा था और पैर न सिर्फ सूज रहा था बल्कि उसकी रंगत भी तब्दील हो रही थी। कोई बहुत ही जहरीला बिच्छू था जिसका जहर इस कदर तेजी से असर कर रहा था। शारिक ने शाहपरी से दुपट्टा लेकर उसे फाड़ दिया और उसकी पट्टियां बनाकर पिंडली पर 2-3 जगह कसकर बांध दी ताकि जहर ऊपर न चढ़ सके। शाहपरी माँ को दोनों हाथों से पकड़े बैठी थी। एक तरफ से समीना ने भी उसे थाम लिया था, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रही थी। बुरी तरह तड़प रही थी। शारिक की बांधी हुई पट्टियां भी बेकार साबित हो रही थीं। बिच्छू का जहर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उसके पूरे जिस्म में फैलता जा रहा था। जिस्म का रंग पहले नीला हुआ और फिर स्याह होने लगा। वो बूढ़ी औरत इस तरह तड़प रही थी कि उनके काबू में नहीं आ रही थी। उसके जिस्म को जोर जोर से झटके लग रहे थे और फिर वो एकदम बेहरकत हो गई। शारिक ने पहले उसकी नब्ज टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रख दिया। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया था। आंखें खुली हुई थीं। शारिक ने उसकी आंखें बंद कर दी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे अफसोस है शापरी, इस बिच्छू का जहर बहुत ही सरीउल असर था। हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा सके। शापरी चीख मार कर माँ की लाश से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। शारिक ने कहा, अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द इस सुरंग से बाहर निकलना होगा। ऐसा ना हो कि वो लोग सुरंग का रास्ता दरियाफ्त कर लें और हम सब भी चूहे की तरह इस बिल में मारे जाएं। समीना बोली, क्या ये लाश? शारिक ने समीना की बात काट दी। बोला, हाँ, हम इस लाश को साथ नहीं ले जा सकते, इसे यहीं छोड़ना होगा। समीना ने सहारा देकर शापरी को उठाया और उसे साथ लेकर चलने लगी। शापरी बुरी तरह रो रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। नौलखे की अजीब हालत हो रही थी। इस हादसे पर उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। वो लोग जब तक वहां खड़े रहे, नौलखा खामोशी से माचिस की तीलियां जलाता रहा। वो आधी से ज्यादा माचिस खत्म कर चुका था और अब भी तीलियां जलाता हुआ आगे आगे चल रहा था। 200 गज का फासला तय करने के बाद वो एक जगह रुक गए। सुरंग बंद हो गई थी और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहा था। शारिक रुक कर इधर उधर देखने लगा। छत के करीब एक जगह रोशनी की नन्ही सी किरण देखकर वो चौंक गया और आगे बढ़कर उस जगह को टटोलने लगा और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो सुरंग का दहाना था जिस पर गालिबन कोई पत्थर रखा हुआ था। उसने हाथों से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर खासा वजनी था, किसी से टस से मस न हुआ। शारिक ने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, सुरंग से निकलने का रास्ता यही है। इस पत्थर को हटाना होगा, खासा वजनी है। आओ तुम लोग भी इसे हटाने में मेरी मदद करो। नौलखे और समीना ने अपनी राइफलें नीचे रख दी और वो सब मिलकर पत्थर को सुरंग के दहाने से हटाने की कोशिश करने लगे। उन्हें नाकामी नहीं हुई। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटता चला गया और बिलाखिर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। ताजा हवा के झोंके से उन्हें बड़ा सुकून मिला था। उन्होंने लंबे लंबे सांस लिए और फिर शारिक ने झुककर जमीन पर पड़ी हुई राइफल उठा ली। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, नौलखे, मुझे सहारा दो, पहले मैं बाहर निकलता हूँ, फिर तुम लोगों को भी ऊपर खींच लूंगा। नौलखा दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया।
उसने दोनों हाथ सामने करके उनकी उंगलियां आपस में फंसा ली। शारिक ने एक पैर उसके हाथों पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। वो कंधे तक दहाने से बाहर आ गया। चारों तरफ झाड़ियां फैली हुई थीं और बस्ती की तरफ से अब भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शारिक का एक हाथ खाली था और दूसरे हाथ में राइफल थी। उसने राइफल एक तरफ रख दी और दोनों हाथ गड्ढे के किनारों पर रख कर अपने आप को ऊपर उठाता हुआ बाहर आ गया। वो अपनी राइफल उठाना ही चाहता था कि उसकी नजर झाड़ियों में एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो क्लैशनकोफ राइफल की नाल थी जो उसकी तरफ उठी हुई थी। वो लंबा तड़ंगा अफगान झाड़ियों से निकल कर सामने आ गया। उसकी बाकायदा दाढ़ी नहीं थी, लेकिन कई रोज का शेव बड़ा हुआ था। सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। उसके कंधे पर एक और राइफल लटकी हुई थी। सीने पर लिपटे हुए बेल्ट में गोलियां भी भरी हुई थीं और क्लैशनकोफ और राइफल के 3-4 मैगजीन भी बेल्ट में फंसे हुए थे। उस शख्स ने हाथ में पकड़ी हुई राइफल से इशारा करते हुए फारसी में कुछ कहा, जिसे शारिक समझ तो न सका, लेकिन उसका इशारा वाज़ेह था। शारिक अपनी राइफल उठाने की बजाय सीधा खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ भी सर से ऊपर उठा लिए। सुरंग में नौलखे की आवाज सुनाई दी। शारिक बाबू, कहाँ चले गए हो? शारिक बाबू, हमें तो बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर अफगान की आंखों में चमक सी उभर आई। वो उछलकर सुरंग के किनारे पर आ गया और नीचे झांकने लगा। फिर उसने अचानक ही राइफल का रुख नीचे करके नौलखे और समीना को अपनी राइफल की जद में ले लिया। सुरंग में से नौलखे की आवाज सुनाई दी, ये रीछ कहाँ से आ गया शारिक बाबू? इससे कहो पहले हमें बाहर निकलने दे, फिर बात कर लेंगे। शारिक को अपनी कममाईगी पर गुस्सा आ रहा था। वो न तो फारसी जानता था और न ही पश्तो, और उसके ख्याल में ये अफगान भी अंग्रेजी या उर्दू नहीं समझता था। लेकिन बहरहाल उसने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, उर्दू समझते हो? अफगान ने नफी में सर हिलाया। शारिक ने अंग्रेजी में कहा, अंग्रेजी समझते हो? अफगान बोला, हाँ, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझता हूँ। शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। बोला, गुड, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मलिक तोती खान के मेहमान हैं। गांव में उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फायरिंग की आवाजें तुम सुन सकते हो। शारिक ने बस्ती की तरफ इशारा किया जहां से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर वो बात जारी रखते हुए बोला, क्या तुम तुरखान हो? अफगान बोला, नहीं, मैं तुरखान का साथी हूँ। तुम लोग कौन हो? शारिक बोला, हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ हम तोती खान के मेहमान थे कि पुलिस ने गांव पर हमला कर दिया। मलिक तोती खान को मालूम था कि पुलिस उसके गांव पर हमला करेगी, इसलिए उसने तुरखान को मदद के लिए पैगाम भेज दिया था। पुलिस ने जब गांव पर हमला किया तो मलिक तोती खान ने अपने मकान के खुफिया रास्ते से हमें इस तरफ निकाल दिया। तुरखान कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, हम दोस्त हैं। पहले मुझे अपने साथियों को बाहर निकालने दो, फिर हम तुरखान से मुलाकात करेंगे। शारिक उसके जवाब का इंतजार किए बगैर झुककर नौलखे को हाथ से पकड़कर बाहर खींचने लगा। नौलखे ने बाहर आकर सबसे पहले बड़ी गर्मजोशी से उस शख्स से हाथ मिलाया। वो उसका हाथ झटकते हुए बोला, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आखिरी बार शायद लाहौर के चिड़ियाघर में तुम्हें देखा था। समीना ने कहा, ये वो नहीं है नौलखे भाई। शारिक उसे भी बाहर निकाल चुका था। बोला, लाहौर के चिड़ियाघर में तुमने जो रीछ देखा था वो इंडिया का था, ये अफगान है। नौलखे ने मुस्कुराकर कहा, रीछ सब एक जैसे ही होते हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से हो या अफगानिस्तान से, रीछ तो रीछ ही होता है। अफगान खामोश खड़ा उलझी हुई नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। इस दौरान शारिक शाहपरी को भी बाहर निकाल चुका था। उसके हाथ में भी राइफल थी। इन दो जवान और हसीन लड़कियों को देखकर उस रीछ की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। राइफलें उन सबके हाथों में थीं, लेकिन उस अफगान को इत्मीनान इस बात का था कि किसी ने उस पर राइफल नहीं तानी थी। उसने खुद भी राइफल की नाल नीचे झुका ली। शारिक ने अफगान की तरफ देखते हुए अंग्रेजी में कहा, हमें तुरखान के पास ले चलो। कहाँ है वो? नौलखा मुस्कुराते हुए बोला, पढ़ा लिखा रीछ लगता है। उस अफगान ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और फिर इशारा करते हुए एक तरफ चल पड़ा। शारिक ने उसके साथ चलते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यहाँ हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अफगान बोला, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं एक फितरी जरूरत के तहत इस तरफ आया था। फारिग हुआ तो इस पत्थर को हिलते देख कर चौंक गया। पहले तो मैं समझा कि शायद जल्जला आया है, लेकिन जमीन साकित थी और वो पत्थर हिल रहा था। और फिर कुछ ही देर के बाद पत्थर के नीचे से आवाजें आने लगी। मुझे हैरत भी हुई और खौफ भी महसूस होने लगा कि इस भारी पत्थर के नीचे कौन हो सकता है। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर वो भारी पत्थर अपनी जगह से लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। और जब तुम्हें उस खड्ड में से निकलते हुए देखा तो मैं झाड़ियों में छुप गया। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। मैं ये जानना चाहता था कि तुम कौन हो और इतने बड़े पत्थर के नीचे कैसे छुपे थे। और ये अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। वो लोग बातें करते हुए चट्टान नुमा बड़े बड़े पत्थरों के पास पहुंच गए। वहां भी छोटी छोटी झाड़ियां थीं और 8 घोड़े बंधे हुए थे। शारिक ने इधर उधर देखते हुए पूछा, तुरखान और उसके दूसरे साथी कहाँ हैं? मोहम्मद उमर ने बताया, वो लोग गांव की तरफ गए हैं। तुरखान को मलिक तोती का पैगाम मिला तो वो सारे काम छोड़कर इधर आ गया।
मगर शायद हम यहाँ देर से पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, तुरखान मलिक तोती के दुश्मनों में से एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने देगा। शारिक बोला, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक खासा जानी नुकसान हो चुका होगा। मोहम्मद उमर ने कोई जवाब न दिया। नौलखा वगैरह आसपास पत्थरों पर बैठ गए। नौलखे को बड़ी प्यास लग रही थी। उसने पानी मांगा तो मोहम्मद उमर ने एक घोड़े की जीन से बंधा हुआ चमड़े का एक छोटा सा मशकीजा उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नौलखे ने मशकीजे के मुंह पर बंधी हुई डोरी खोली और मशकीजा ऊपर उठाकर पीने लगा। फिर उसने मशकीजा समीना की तरफ बढ़ा दिया जो उसके करीब बैठी हुई थी। समीना ने पहले शापरी को पानी पिलाया, फिर खुद पिया और आखिर में मशकीजा शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शापरी की हालत बहुत बुरी थी। उसने माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और उसकी लाश बेगोरो कफन छोड़ आई थी। वो मुसलसल रो रही थी और समीना उसे तसल्लियां दे रही थी। शारिक बार बार शापरी की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर शापरी को उसके बाप की मौत का भी बता दिया जाए तो क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकेगी। अभी तो वो माँ की मौत के सदमे से नहीं संभल पा रही थी, बाप की मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। यही सोचकर शारिक ने फिलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने सोचा था कि किसी मुनासिब वक्त पर उसे मुल्ला नसीरुद्दीन की मौत के बारे में भी बता देगा। गांव की तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद फायरिंग बंद हो गई। उस वक्त सूरज भी गुरूब होने वाला था। कुछ ही देर के बाद 6-7 आदमी गांव की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। वो तुरखान और उसके साथी थे। उनकी तादाद 7 थी। सबसे आगे तुरखान था। वो लंबा तड़ंगा आदमी था। सर पर स्याह पगड़ी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अलबत्ता मूछें बड़ी खौफनाक थीं। वो हैरत से शारिक और नौलखे वगैरह की तरफ देखने लगा और फिर दफतन जैसे उसे कुछ याद आ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए टूटी फूटी उर्दू में बोला, ओ तुम ही मलिक तोती खान के वो मेहमान हो जिनकी वजह से पुलिस ने उसके गांव पर हमला किया था। शारिक ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ मुझे अफसोस है, हमारी वजह से उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तुरखान ने कहा, पुलिस के इस हमले में मलिक तोती खान के 3 आदमी हलाक हुए हैं जबकि 4 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। कुछ पुलिस वाले अपनी जानें बचाकर भाग गए हैं और मुझे यकीन है पुलिस आज रात इस गांव पर दोबारा हमला करेगी। शाहपरी ने तुरखान की तरफ देखते हुए पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? तुरखान ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, बोला, तुम्हारा बाबा? शारिक बोला, ये मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी है। हम हवेली से निकलने के लिए उस सुरंग में आ रहे थे कि इसकी माँ को बिच्छू ने काट लिया। हम उसे बचा नहीं सके। बिच्छू का जहर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म में फैल गया और वो बेचारी खत्म हो गई। इसे अपना बाबा याद आ रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुझसे कहा था कि हम इसे लेकर चले जाएं, वो बाद में हमारे पास आ जाएगा। शारिक ने कहते हुए तुरखान को आंख मार दी। तुरखान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हवेली में मुल्ला नसीरुद्दीन की लाश देख कर आया था और अब शारिक के इशारे का मतलब समझ गया था। शाहपरी अपनी माँ से भी महरूम हो गई थी और फौरी तौर पर बाप की मौत की खबर उसे सुनाना मुनासिब नहीं था। तुरखान शाहपरी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माँ के मरने का अफसोस है। मुल्ला नसीरुद्दीन से मेरी मुलाकात हुई थी, वो अभी मलिक तोती के पास ही रहेगा। तुम इन लोगों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे बाप को लेकर आ जाऊंगा। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, हमें कहाँ जाना होगा? तुरखान ने कहा, तुम लोग मोहम्मद उमर के साथ चले जाओ, ये तुम्हें पहली मंजिल पर ले जाएगा। मुझे यकीन है कि पुलिस आज रात फिर गांव पर हमला करेगी और मैं मलिक तोती खान को बेजारो मददगार छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। शाम होने वाली है, तुम लोग रवाना हो जाओ, बाकी बातें बाद में किसी वक्त होंगी। वो मोहम्मद उमर की तरफ मुड़ गया, बोला, मोहम्मद उमर, इन्हें साथ ले जाओ, पहली मंजिल पर हमारा इंतजार करना। अगर हम 2 दिन तक न आए तो इन्हें आगे ले जाना अपने ठिकाने पर, और देखो इन्हें कोई तकलीफ ना हो। मूसा खान को भी बता देना कि ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखे। मोहम्मद उमर ने इस बात में सर हिला दिया, बोला, ठीक है तुरखान। तुरखान ने शारिक और नौलखे से हाथ मिलाया, बोला, अब तुम लोग रवाना हो जाओ। तुम लोग हमारे और घोड़े ले जाओ, हमें यहाँ से और घोड़े मिल जाएंगे। उन्होंने एक एक घोड़ा खोल दिया। समीना ने एक सफेद घोड़ा मुंतखब किया। मोहम्मद उमर ने भी अपना घोड़ा खोल लिया। बाकी 4 घोड़े तुरखान के साथियों ने खोल लिए। उनके घोड़ों की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। सबसे आगे मोहम्मद उमर का घोड़ा था और आखिर में शारिक का। उन्होंने तकरीबन 2 मील का फासला तय किया होगा कि सूरज गुरूब हो गया, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद चांद निकल आया। चांद उनके बिल्कुल सामने था और उन्होंने कई अरसे बाद चांद को तुलू होते हुए देखा था। ये 14वीं की शब थी और किसी बहुत बड़े थाल की तरह चमकता हुआ चांद बहुत भला लग रहा था। रास्ता तकरीबन हमवार था, इसलिए घोड़ों को चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन सामने बहुत दूर बुलंद पहाड़ नजर आ रहे थे और शारिक जानता था कि जब वो उन पहाड़ों में पहुंचेंगे तो उनके लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। वो चांदनी रात में चलते रहे। उनके चारों तरफ वीराना और सन्नाटा था जो बड़ा पुरस्कार लग रहा था। मलिक तोती खान के गांव तक तो उन्होंने बागात देखे थे, लेकिन उससे आगे इलाका बिल्कुल बंजर था। कहीं कहीं इक्का दुक्का दरख्त नजर आ जाता था या वो छोटी छोटी झाड़ियां जो चारों तरफ फैली हुई थी।